हेलो बच्चों, कैसे हम सब लोग। बेटा मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आज आपके पास इंट्रोडक्शन लेके आऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बनाया है, पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें टोटल सिलेबस को कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो पेपर नंबर 8 में थे, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, जिनका एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। कौन से क्वेश्चंस आपके मेन है प्रैक्टिकल के, कौन से आपका थ्योरी में मेन है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। पेपर में कौन से क्वेश्चंस 14 नंबर वाले हैं, कौन से क्वेश्चन 7 नंबर के हैं, किस में से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस में से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं आगे आगे देखिए। हाँ जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर है जो हमें मिलेगा 100 मार्क्स का, उन 100 मार्क्स के पेपर में सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यू पार्ट। जो एमसीक्यू पार्ट है यहाँ पर ये आपको 30 नंबर का एमसीक्यू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 15 एमसीक्यू होंगे। सारे एमसीक्यू आपके पास कंपलसरी होंगे, कोई भी चॉइस नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन आपका सही होगा उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा उसके 0 मार्क्स है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एग्जाम में कोई भी आपको एमसीक्यू छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, सारे एमसीक्यू ढंग से करने हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट सर, एमसीक्यू कहाँ से आते हैं वो सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। कौन से चैप्टर मेन है, किस में से प्रैक्टिकल एमसीक्यू आते हैं, किस में से थ्योरी आएंगे, कहाँ से आपको ये सारे एमसीक्यू कवर करने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, जो 7 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। 5 × 14 70 मार्क्स का पेपर आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2A 2B। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4A 4B 2 क्वेश्चन है 7-7 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का, अकेला एक ही चैप्टर से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है, 6A 6B। 7 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, 7A 7B। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है, 8A 8B। सर अब आप ये बता सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो 7 क्वेश्चन है, उनमें से कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर कवर किया जाता है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि एग्जाम में जब हम पेपर देने जाएं तो हमें पता हो कि भाई किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमने किया है, अच्छी तैयारी हमारी किस चैप्टर की है, हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, ताकि कम मेहनत लगा के, कम एफर्ट्स लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। अब यहाँ पर ज़्यादा नंबर का मतलब होता है कम से कम मेरे हिसाब से तो 60 प्लस आने चाहिए, मतलब 60 70 80 के आसपास तो आने चाहिए, और आराम से आप ला सकते हो। ग्रुप 2 में 4 पेपर हैं। पेपर नंबर आपका है 9 OMSM, फिर आपके पास है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं, प्लस ऑडिट। फिर आपके पास है FMBDA फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, और लास्ट पेपर आपके पास आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो लास्ट में आते आते आपकी थोड़ी सी एफिशिएंसी घट जाती है, बट मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एफिशिएंसी घटे। उसके लिए आप सिस्टमेटिक स्टडी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अच्छे नंबर आसानी से ला सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A और 2B कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने हमारा जो सिलेबस है 100 नंबर का, उन्हें 10 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया। मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमारे बेटे 10 मॉड्यूल हैं। और इन 10 मॉड्यूल में जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरे का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थर्ड का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, फोर्थ आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, आप इसे डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। फिफ्थ मॉड्यूल है ट्रांसफर प्राइसिंग, सिक्स आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेवन्थ आपके पास है बजटरी कंट्रोल, एट्थ आपके पास है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नाइन्थ आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और टेंथ आपके पास है डिसीजन थ्योरी। अब यहाँ पे जो वेटेज दे रखी है उस वेटेज पे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर वेटेज के अकॉर्डिंग पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपके सामने यहाँ पर दे रखा है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट 10%, मतलब 10 नंबर, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 नंबर से ज़्यादा आते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 7A 7B है 7-7 नंबर का, 14 नंबर के तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल गए इसी चैप्टर में से। साथ में थ्योरी में से भी 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं 2-2 नंबर के, कभी 3 भी आ जाते हैं 2-2 नंबर के। 6 14 से 6 मिला के आपके हो गए 20 नंबर का, मतलब 20 मार्क्स का पेपर तो आपका डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में से कई बार आ चुका है एग्जाम में। जबकि यहाँ पे वेटेज दे रखी है 10%, तो वेटेज पे ना जाए, कई बार कम भी आता है कई बार ज़्यादा भी आता है। अब यदि हम बात करें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो पहला जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसका जो A पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है
क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट, वो 2 नंबर का यहाँ हो गया। एक आपका 2 एक 7 नंबर का हो गया, 7 हो तो कितने हो गए 9 नंबर, जबकि यहाँ पे वेटेज कितनी है 5%, मतलब 5 मार्क्स। तो वेटेज के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होता, तो वेटेज पे ध्यान ना दीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि सर जो हमारा मॉड्यूल 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम दिया गया है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और लास्ट आपके पास में है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। फिर आपके पास है नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें आपको 6 पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आपके पास है स्टेप्स इन एबीसी सिस्टम, कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। नेक्स्ट आपके पास में आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग आपने ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है, उतना मार्जिनल कॉस्टिंग तो यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में एडवांस लेवल भी आपको पढ़ना है। एडवांस का मतलब जितना आपने ग्रुप 1 में पढ़ा था वो बेसिक लेवल था, अब आपको उससे एडवांस लेवल पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपके यहाँ पे 2 केस हो गए, एक हो गया बेसिक दैट इज इक्वल टू पेपर नंबर 8, और दूसरा उससे एडवांस लेवल जो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। तो आपके पास में क्या क्या चीज़ है इसमें। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट हो गए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन चार्ट्स एंड प्रॉफिट चार्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है ना। अभी तक एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन का नहीं आया, हो सकता है आने वाले दिसंबर 25 में या जून 26 के एग्जाम में आपको मिल जाए। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, मतलब कि आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग। यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको डिसीजन मेकिंग करना है। प्राइसिंग डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन ऑर्डर, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर एनालिसिस, रिप्लेसमेंट डिसीजन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, शट डाउन और कंटिन्यू। सर ज़्यादातर क्वेश्चन किस में से आते हैं, तो ज़्यादातर जो आते हैं मेक और बाई के आते हैं, प्राइसिंग डिसीजन हो गया, एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गया, लिमिटिंग फैक्टर जिसको की फैक्टर कहते हैं, उनमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछते ज़्यादा, शट डाउन कंटिन्यू। ये आपके मेन कोर एरियाज है जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट आपके पास है सर मॉड्यूल नंबर 5 ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है जी। ट्रांसफर प्राइसिंग में नॉर्मली क्या आता है, थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल भी दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको खाली थ्योरी ही समझें, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 6 जो आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, आप इसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से अच्छी तरह जानते हैं। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने जो वेरिएंस पढ़े हैं वो सिर्फ मटेरियल और लेबर वेरिएंस पढ़े हैं। यहाँ आपको वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेल्स, प्रॉफिट और उनका इंटरप्रिटेशन सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझनी है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 7 बजटरी कंट्रोल। जितना आपने पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद एडवांस लेवल का बजटरी कंट्रोल भी आपको पढ़ना है। एडवांस लेवल का मतलब है कि यदि इस चैप्टर में से 14 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो डेफिनेटली लेवल क्या होगा, हाई होगा, क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा। जब बड़े साइज के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, बजटरी कंट्रोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल। बेसिक का मतलब जितना आपने ग्रुप 1 में पेपर नंबर 8 में पढ़ा था वो, और एडवांस का मतलब जो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर करना है, ताकि एग्जाम में जब 14 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आपके पास में है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉड्यूल नंबर 8, जिसमें आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरी पार्ट है आपका, डुपॉन्ट एनालिसिस नॉर्मली थ्योरी में आता है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स, यहाँ पे ROI का प्रैक्टिकल आता है, रेजिडुअल इनकम का प्रैक्टिकल आता है। आपके पास है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नॉर्मली इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इंट्रोडक्शन टू लर्निंग कर्व थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल थ्योरी आपका मिलता है वहाँ पे MCQ में, और प्रैक्टिकल आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 7A या 7B में। बैलेंस स्कोर कार्ड ये नॉर्मली थ्योरी का है, थ्योरी कवर किया जाता है इसमें से। नेक्स्ट आपके पास आ गया मॉड्यूल नंबर 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है जी, प्योरली थ्योरी है, इसमें से नॉर्मली थ्योरी ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपका प्रैक्टिकल पार्ट 2 नंबर का MCQ में पूछ लेते हैं। मॉड्यूल नंबर 10 डिसीजन थ्योरी, इसमें 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में आपका जो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है और डिसीजन ट्री है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल मिलता है और साथ में MCQ भी कवर किए जाते हैं इन्हीं में से। तो बात करते हैं
कि सर जो बुक आप हमें प्रोवाइड करोगे उसमें मॉड्यूल जो आपको 10 मिले हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो 10 मॉड्यूल हैं वो आपने कैसे कवर किए हैं। तो बेटा हमने सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मॉड्यूल नंबर 2 है मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवांस लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आपका मॉड्यूल नंबर 3 में आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल नंबर 4, ट्रांसफर प्राइसिंग मॉड्यूल नंबर 5, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका आ जाएगा मॉड्यूल नंबर 6 में। बजटरी कंट्रोल, एडवांस लेवल ऑफ बजटरी कंट्रोल मॉड्यूल नंबर आपका आ जाएगा 7। लर्निंग कर्व, डिसेंट्रलाइजेशन, डू पॉइंट एनालिसिस, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बैलेंस स्कोर कार्ड, मतलब लर्निंग कर्व से लेके बैलेंस स्कोर कार्ड तक आपका आ जाएगा मॉड्यूल नंबर 8। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपका आ गया मॉड्यूल नंबर 9 और डिसीजन थ्योरी आपके पास आ गया मॉड्यूल नंबर 10। मतलब जो आपके 10 मॉड्यूल हैं उनको हमने इस तरीके से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको समझा सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है कि सर जो पेपर आएगा उसका आप एनालिसिस थोड़ा सा हमें बता सकते हो कि भाई किस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, कितने थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, ये जरा आप हमें बता सकते हो। तो मैंने देखा कि दिसंबर 23, फिर आपके पास आया जून 24, फिर दिसंबर 24, फिर आपके पास आया जून 25। यहाँ 4 अटैम्प्ट हुए। इन चारों अटैम्प्ट का हमने क्या किया, एनालिसिस किया एमसीक्यू का, और हमने क्या देखा कि हमारे पास में दिसंबर 23 में 14 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, मतलब 7 क्वेश्चन थे 2 नंबर के हिसाब से, 14 नंबर के। फिर जून 24 में हमारे पास कितने क्वेश्चन आ गए, 9 क्वेश्चन आ गए 2 नंबर के हिसाब से 18 के। फिर दिसंबर 24 और जून 25 में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके यहाँ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 12 नंबर के ही रह गए, मतलब 6 क्वेश्चन आए, बाकी 18 नंबर के आपके थ्योरी क्वेश्चन आने लगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी करने हैं, थ्योरी एमसीक्यू भी करने हैं। सर ये प्रैक्टिकल एमसीक्यू होते हैं और थ्योरी एमसीक्यू क्या होते हैं? मान लो आपका जो चैप्टर है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, वहाँ पे आपसे पूछा गया कैलकुलेट बीईपी सेल्स। अब कैलकुलेट बीईपी सेल्स में आपको बीईपी सेल का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, और यदि आंसर रुपीज़ में निकालना है तो पीवी रेशो से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले यदि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशो निकालोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100 करके पीवी रेशो आ जाएगा। और आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ में, मान लो 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख को जो पीवी रेशो आ रही है, सपोज करते हैं 10% है, 20% है, 30% है, 50% है, जो भी है, मान लो 50% है, तो 1 लाख को 50% से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो आपके पास बीपी सेल आ गया रुपीज़ में, यह हो गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब यदि एग्जाम में आपसे पूछते हैं बीपी सेल्स इक्वल टू बीपी सेल्स का फॉर्मूला आपसे वहाँ पे पूछा है, वहाँ पे लिखा है फिक्स कॉस्ट अपॉन, नीचे वाली जगह खाली है और ब्रैकेट में आंसर लिखा है यूनिट्स में, बीपी सेल यूनिट्स में बताना, तो आप डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ये आपका हो गया थ्योरी का, क्योंकि इसमें आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनमें जो मिसिंग चीज़ थी वो आपको ढूंढ के बतानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो बिना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को हम कहते हैं थ्योरेटिकल एमसीक्यू, और जहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़े वहाँ पे हम कहते हैं प्रैक्टिकल एमसीक्यू। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास 12 नंबर से लेकर 18 नंबर तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं और 12 से 18 तक के हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो यदि प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा आया तो थ्योरी कम हो जाएगा, प्रैक्टिकल कम आएगा तो थ्योरी पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा कह सकते हैं यदि प्रैक्टिकल बढ़ा थ्योरी घटा, प्रैक्टिकल घटा थ्योरी बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि सर ये जो एमसीक्यू आएंगे वो किन चैप्टर में से आते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि वो पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर हुए हैं, उनमें जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू आते हैं वो ज़्यादातर किस में से आते हैं, इन 10 चैप्टर में से। लेकिन उनमें से भी मेन किस में से आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में से। आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसे रेलिवेंट कॉस्ट बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से जरूर आता है। आपके पास में लर्निंग कर्व का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछते हैं, डिसीजन थ्योरी में से पूछते हैं आपसे पास, आपके पास में आरओआई या रेजिडुअल इनकम इनमें से जरूर पूछते हैं। तो जिनको मैंने टिक किया है उनमें से तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू आते ही आते हैं, जिनको मैंने टिक नहीं किया उनमें से कभी आते कभी नहीं आते। मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा, थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सर थ्योरी एमसीक्यू किस में से आते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से डेफिनेटली आता है। ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग में से डेफिनेटली मिलता है, बजटरी कंट्रोल में से थ्योरी जरूर मिलता है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में जरूर आपसे पूछते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से जरूर पूछते हैं, आपके पास डिसीजन थ्योरी से भी पूछते हैं। ठीक है ना। एक्टिविटी से आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट नॉर्मली यहाँ पे थ्योरी ही पूछते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन नंबर 2B में कवर कर लेते हैं। तो अभी हम बात करें एमसीक्यू का। एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया कि किस में से प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा, किस में से आपका थ्योरी आएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है कि सर जब हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे
तो आप हमें बता सकते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन से चैप्टर में से आएंगे, ताकि सर हम डिसीजन मेकिंग कर सके कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 की चॉइस होती है। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि वो कौन से 2 क्वेश्चन है जो हमें छोड़ने चाहिए? ठीक है ना। तो बेटा मैं सलाह दूंगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको जो मैं सलाह दे रहा हूँ वही फॉलो करो। हो सकता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसान आ जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन 7 नंबर का डिफिकल्ट हो जाए, 14 नंबर का आसान हो, तो आप 14 नंबर वाला कीजिए। मेहनत भी कम लग रही है, मार्क्स भी आपको क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा। हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन बी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जिसमें मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट के दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 के पेपर की एनालिसिस यहाँ पे लिखी हुई है। और मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो 2A है वो मिलता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से 7 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन। फिर आपके पास में अगेन 7 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर बार 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपसे पूछ सकते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपसे पूछ सकते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपसे पूछ सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपसे पूछ सकते हैं रोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपसे पूछ सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। आपसे पूछ सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। मतलब 7-8 तरीके के क्वेश्चन है थ्योरी, उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने ही आना है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कौन से 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2B, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से 7 नंबर का 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल हर बार आता है। तो इसका मतलब यदि मैं ये 2 चैप्टर कर जाऊं, मतलब 2 मॉड्यूल कर जाऊं इंस्टीट्यूट की नज़र में, मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मॉड्यूल 2 आपका आ गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो मान लीजिए मेरा 2A एंड 2B 14 नंबर का पेपर हो गया। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना चाहिए। यदि मुझसे कोई पूछे थी कौन सा करूँ, तो मैं कहूँगा 2A एंड 2B करना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, जो 14 नंबर का है, 14 मार्क्स का है, खतरे की घंटी है। 14 नंबर का मतलब है एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। कौन से चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है? आपको दिया जा रहा है एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में से एक क्वेश्चन आपको हर बार 4 अटेम्प्ट में 14 नंबर का दिया गया है। इसका मतलब आने वाले दिसंबर 25 और जून 26 अटेम्प्ट में भी इन्हीं चैप्टर में से 14 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करूं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग चैप्टर की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, या आपको उस समय माइंड क्लिक नहीं कर रहा कि यार ये क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, उस समय ये क्वेश्चन छोड़ दो, आप उस पर फोकस ना करो। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे उलझ जाते हैं और 1-1.5 घंटा खराब कर देते हैं। तो मेरी एडवाइस है उन बच्चों को जिनको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, कैसे वर्क नोट्स बनाने हैं, इमीडिएटली क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4A एंड 4B, जो आपको मिलने वाला है मार्जिनल कॉस्टिंग में से, जो आपने ग्रुप 1 में भी पढ़ रखा है। एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग या सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे 7-7 नंबर के। तो आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 बजटरी कंट्रोल में से, जहां पे आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी। एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से पूछा है और बाकी 3 बार आपको बजटरी कंट्रोल में से पूछा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट की नज़र में जो बजटरी कंट्रोल है और डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, उनको उन्होंने 14 मार्क्स की लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है ना। फिर आपके पास है 6 है, 6B स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका मतलब 6A किसके नाम से रिजर्व है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से रिजर्व है। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन मिलना है। फिर आपके पास है बजटरी कंट्रोल, अगेन 7-7 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सलाह क्या दूंगा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6, 7 डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछ सकते हैं ROI का, ठीक है ना, ROI पूछ सकते हैं आपसे, RI, या आपसे पूछ सकते हैं RI का रेजिडुअल इनकम, या आपसे पूछ सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। लर्निंग कर्व का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में। मतलब इन 4 चैप्टर तो ये 3 है, ये वाला तो चैप्टर आपका 1 है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अलग है, लर्निंग कर्व आपके पास अलग है। इन 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर 7-7 नंबर के 2 प्रैक्टिकल थे, लेकिन दिसंबर 24 तक तो यही चला। जैसे ही जून 25 आया, उन्होंने क्या किया कि एक प्रैक्टिकल रखा इसमें से, और एक आपका बैलेंस स्कोर कार्ड
जो चैप्टर था उसमें से थ्योरी दे दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि यार बैलेंस स्कोर कार्ड में से ये तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा एग्जाम में, तो क्या ये रेलिवेंट है कि नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा बेटा आ जाओ जाल में फंसाते हैं तुम्हें, इस बार हम थ्योरी में डालते हैं इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट आपके पास है, तो इसका मतलब 7 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे डिसीजन थ्योरी 7 नंबर का प्रैक्टिकल, 7 नंबर का प्रैक्टिकल है 7 मार्क्स का। डिसीजन थ्योरी में नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं या तो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन आता है या फिर आपके पास आता है अनसर्टेनिटी का, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं 7 नंबर का। आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें 5-6 तरीके के थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में डिफिकल्टी है, आपसे नहीं हो रहा एग्जाम में, तब आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन 8 आपको आसान लग रहा है तो भैया फिर आपको ना तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ना क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने की जरूरत है। तो मैं आपको क्या सलाह दे रहा हूँ, एक आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, एक आप क्वेश्चन 4 कीजिए, एक आप क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, एक आप 7 कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 में यदि आपको 8 ईजी लग रहा है तो 8 कर लीजिए, और यदि 8 डिफिकल्ट लग रहा है तो 3 और 5 में किसी को भी कर सकते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें बजटरी कंट्रोल काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों से फटाफट हो गया, 14 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। तो मैं आपको क्या सलाह दे रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन कीजिए और कौन सो में चॉइस ढूंढिए। 3, 5 और 8 में आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज कीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन 2, आपका 4 और क्वेश्चन 6 इनको जरूर करके जाइए, और किसको, 7 को। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, 2, 4, 6, 7, और आपका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए अब सर जो आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट का एनालिसिस हमें बताया है, उसमें आप हमें बता सकते हैं कौन से चैप्टर से थ्योरी आनी है। बिल्कुल बता सकते हैं, ये आपके बेटे वो चैप्टर्स है जिसमें से थ्योरी आनी है। इसमें आपको मिलेगा 2A, आपका यहाँ पे मिलेगा 7B थ्योरी में आ सकता है, ये आपके पास है 8B, ठीक है ना। तो ये तो दोनों हैं ही जो हर बार आते हैं। 2A इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से थ्योरी जरूर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 8B मिलेगा। 7B आपका थ्योरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पिछले 3 अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस अटेम्प्ट में बैलेंस स्कोर कार्ड का एक थ्योरी क्वेश्चन आपको दे दिया गया था। नेक्स्ट आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल किस में से आना ही आना है, एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, यहाँ पे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये 2B, यहाँ आपके पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास है 4A, 4B, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग 4A, आपके पास है बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके पास में है, एक तो 5 है यहाँ पे आपके पास में। हाँ जी, पहले बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आता है, हाँ जी, बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आपको मिलेगा 6B, यहाँ पे आता है 6A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अच्छा, इनमें से जो है आपका ROI है, रेजिडुअल इनकम है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, लर्निंग कर्व है, ये जो नॉर्मली चैप्टर्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 के नाम पे हैं, या तो इनमें 7A मिलता है या 7B मिलता है। डिसीजन थ्योरी आपको मिलेगा 8A। तो आपने यहाँ पे डिसाइड कर रखा होगा, मतलब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं एग्जाम के लिए कि भी कौन से चैप्टर्स में करके जाऊँ अच्छे तरीके से, ताकि मुझे कम एफर्ट्स लगाकर आसानी से अच्छे मार्क्स मिल जाए। अच्छे का मतलब 60, 70, 80 नंबर तो आसानी से मिल जाए। तो आपको इस क्लास से आज बहुत फ़ायदा मिला होगा, पूरा पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ गए, MCQ के लिए कौन से हैं, आपका थ्योरी के लिए कौन से हैं, आपका कौन सा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी के लिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। साथ में आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, और यदि आपको लगता है तीनों ही आपको आते हैं तो तीनों ये कर सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। मेरी सलाह है, सलाह मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन 3 किसी को बहुत आसान लगे, क्वेश्चन 5 बहुत आसान लगे, तो वो कीजिए भाई। हो सकता है दूसरे क्वेश्चन की चॉइस आपको मुश्किल लग रही हो, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलिए, तो आज लेक्चर 1 में इतना ही है। अब लेक्चर 2 में हम बात करेंगे जो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें क्या क्या थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में 2A जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें मिलता है, वो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में।